तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टर्बो ड्रिवन यानी कि TDBFP। यानी कि इस वीडियो में हम लोग TDBFP के बारे में डिटेल से समझने वाले हैं कि TDBFP क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए BFP जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, बॉयलर फीड पंप, यानी कि ऐसा पंप जो कि बॉयलर को वाटर फीड करता है। तो BFP के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग सुने हैं कि जो BFP है वो मेनली दो टाइप का इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, या तो ये MDBFP हो सकता है या तो ये TDBFP हो सकता है। तो बड़े प्लांटों में आपको दोनों टाइप का BFP देखने को मिलता है, MDBFP भी होता है वहाँ पे और TDBFP भी होता है। लेकिन छोटे प्लांटों में जो जनरली आपको MDBFP ही देखने को मिलता है। MD का मतलब होता है मोटर ड्रिवन BFP, यानी कि ऐसा फीड पंप, ऐसा बॉयलर फीड पंप जिसको मोटर की मदद से चलाते हैं। तो छोटे प्लांटों में जो BFP होता है वो मोटर से ही चलाते हैं, तो उसको हम लोग MDBFP बोलते हैं। और बड़े प्लांटों में जो TDBFP होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, टर्बो ड्रिवन, वो क्या था, मोटर ड्रिवन। तो टर्बो ड्रिवन यानी कि इस टाइप का जो BFP होगा उसको टरबाइन की मदद से हम लोग रोटेट करवाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी TDBFP के बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग TDBFP के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम लोग समझ लेते हैं, हर एक कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं, फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए इस टाइप का जो पंप है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, टर्बो ड्रिवन BFP, यानी कि इस टाइप का जो BFP होगा यानी कि बॉयलर फीड पंप होगा, उसको टरबाइन की मदद से हम लोग रोटेट करवाएंगे, इसीलिए इसको हम लोग टर्बो ड्रिवन बोलते हैं। अगर यहाँ पे मोटर आएगा तो ये MDBFP हो जाएगा, यानी कि मोटर ड्रिवन BFP हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग TDBFP की बात कर रहे हैं। तो इस टाइप का BFP को चलाने के लिए एक हमें टरबाइन का जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए हमारा ये जो देख रहे हैं, ये क्या हमारा टरबाइन है और ये क्या हमारा टरबाइन का शाफ्ट है, और इसी शाफ्ट से हमारा BFP जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है। तो आप जैसे कि हमारा छोटे प्लांटों में क्या होता है, या जो हमारा पावर प्लांट है उसमें जो टरबाइन है उससे जनरेटर कनेक्ट कर दिया जाता है। तो टरबाइन रोटेट करेगा तो जनरेशन, वहाँ पे आपका जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। वैसे ही यहाँ पे टरबाइन को रोटेट करवा के हम लोग BFP को केवल रोटेशन करवाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो BFP है उसको टरबाइन से रोटेट करवाया जाता है। तो सेम शाफ्ट पे हमारा जो टरबाइन का शाफ्ट है, उसी शाफ्ट पे हमारा BFP को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये क्या हमारा बॉयलर फीड पंप है, ये टरबाइन है, और इधर आपको एक बूस्टर पंप दिख रहा होगा। तो इसका क्या काम है, इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए इस टरबाइन के शाफ्ट से हमारा जो बूस्टर पंप का जो शाफ्ट है उसको एक गियर बॉक्स की मदद से, ये क्या है, तो ये है एक गियर बॉक्स। गियर बॉक्स की मदद से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। गियर बॉक्स क्यों लगाते हैं, तो इसके स्पीड को कम करने के लिए हम लोग, यानी कि जितना टरबाइन का स्पीड है उसका स्पीड को यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए हम लोग इस पंप को लगाते हैं। तो इसका भी क्या फंक्शन है, इसको हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे इस टाइप का जो BFP है वो टरबाइन की मदद से रोटेट करवाया जाता है। तो टरबाइन को रोटेट करवाने के लिए ये जो टरबाइन है वो मेनली स्टीम टरबाइन होता है, यानी कि हमारा जो स्टीम पावर प्लांट यानी थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसमें जो स्टीम होता है, उसी स्टीम की मदद से हम लोग इस टरबाइन को रोटेट करवाते हैं। तो देखिए ये जो आप रेड कलर का लाइन जो देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से हमारा स्टीम जो है वो इन करता है और यहाँ से एग्जॉस्ट होकर के ये कंडेंसर में चला जाता है। तो ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं ये क्या हमारा स्टीम का लाइन है, और ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये क्या हमारा वाटर का लाइन है। यानी कि यहाँ से देखिए ये मैंने एक डिएरेटर दिखा रखा है, ये क्या हमारा डिएरेटर है, और डिएरेटर से पानी जो है सबसे पहले इस बूस्टर पंप में आता है। बूस्टर पंप में आता है तो इससे पहले हमारा एक सक्शन वाल्व होता है, एक यहाँ पे स्टेनर भी दिया रहता है, बकेट स्टेनर दिया रहता है। तो हमारा स्टेनर क्लीन पहले कर लेते हैं, उसके बाद जब सक्शन वाल्व खोलेंगे तो हमारा जो पानी है वो डायरेक्टली बूस्टर पंप में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अगर चालू करना है ना, तो प्रॉपर वे से जो इसके अंदर एयर वगैरह है उसको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे एक वेंट दिया रहता है,
पंप के हेडर मतलब टॉप में एक वेंट रहता है। तो जैसे ही हम लोग सक्शन खोलेंगे तो इस वेंट को भी ओपन करके रखेंगे ताकि यहाँ से जो पानी है वो निकल जाए। तो देखिए डिएरेटर हमारा इतना हाइट पे रहता है कि जब हम लोग सक्शन खोलेंगे तो क्योंकि हाइट जितना हाइट रहेगा, मान लो 38 मीटर है तो 3.8 kg तो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेशर है, ठीक है। तो उतना प्रेशर से जब पानी नीचे आएगा तो इस वेंट से हमारा जो पानी है ऑटोमेटिक निकलने लगेगा। तो जैसे ही हमारा इस बूस्टर पंप से हमारा वेंटिंग हो जाएगा तो अब पानी हमारा जो है वो इस लाइन में आ जाता है। तो यहाँ पे भी हमारा एक वेंट रहता है, इस वेंट से भी हमारा पानी निकलने लगेगा और यहाँ पे भी हमारा एक स्टेनर प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि कोनिकल स्टेनर होता है। इस स्टेनर को भी हमें इंश्योर हो लेना है कि क्लीन है या नहीं है, ठीक है। वैसे ही हमारा इस BFP के मतलब केसिंग पे भी हमारा एक वेंट रहता है, यहाँ से भी वेंटिंग हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा डिस्चार्ज में भी एक वेंटिंग होता है, हमारा ARC लाइन जो है यहाँ पे भी एक वेंटिंग होता है। तो प्रॉपर तरह से हमारा जब वेंटिंग हो जाएगा, जब इस सक्शन को खोलेंगे ना तो ये टोटल क्या होता है यहाँ से निकल जाएगा, वेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रेशर जो है वो ऑलरेडी ज़्यादा रहता है तो पानी हमारा इधर से निकलने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जो पानी आता है सबसे पहले हमारा बूस्टर पंप में आता है और इस बूस्टर पंप का जो डिस्चार्ज होता है, ये जो डिस्चार्ज है वो कहाँ जाता है, तो जो हमारा मेन BFP है उसके इनलेट में जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए हमारा टरबाइन रोटेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा BFP रोटेट कर रहा है और यहाँ पे गियर बॉक्स लगा दिए हैं तो हमारा ये जो बूस्टर पंप है ये भी उसके साथ साथ ही रोटेट कर रहा है। तो ये भी एक मल्टी स्टेज पंप टाइप का ही है जो कि जो हमारा ये पानी है उसका प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो प्रेशर है वाटर का जो सक्शन में यहाँ पे बूस्टर पंप के पास सक्शन में जो प्रेशर है वो मान लीजिए 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है या 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके डिस्चार्ज में आपको ये लगभग 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से आपको प्रेशर मिल जाएगा। तो 30 kg से ही अब इन होगा ना, BFP में क्या होगा 30 kg प्रेशर से इन होगा। तो इस टाइप का जो पंप है उसका जो स्टेजिंग है वो रिक्वायर्ड कम हो जाता है क्योंकि इनलेट प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा है। तो यहाँ से जितना आपका डिजाइन प्रेशर है उतना डिजाइन प्रेशर से ये निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जब पानी निकलता है यानी कि BFP से जो पानी निकलता है तो ये हमारा एक ARC लाइन है यानी कि ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन लाइन है। तो ये ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन कहाँ चला जाता है, तो डिएरेटर के पास चला जाता है, डिएरेटर में चला जाता है, ठीक है। और डिएरेटर से फिर ये सर्कुलेशन जो है वो कंटिन्यू चलते रहता है और ये जब आपको बॉयलर में ज़रूरत है तो और स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका जो पानी है इधर जाने लगेगा, ARC धीरे धीरे कम होगा तो इधर जाएगा। तो ये पहले फीड कंट्रोल स्टेशन में जाता है, फीड कंट्रोल स्टेशन, और फिर ये HP हीटर थ्रू आपका इकोस और ड्रम में ऐसे करके सर्कुलेशन जो है वो आपको चला जाता है। तो इस टाइप का जो पंप है इसको रोटेट करवाने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये टरबाइन है तो टरबाइन को रोटेट करवाने के, रोलिंग करने से पहले, जैसा कि हम लोग टरबाइन रोलिंग प्रोसीजर ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। जो छोटे प्लांटों में टरबाइन का रोलिंग प्रोसीजर होता है सेम रोलिंग प्रोसीजर इस टरबाइन का भी होता है, कोई भी चेंजेस नहीं है। उसमें जो ESV है, जैसे ESV ओपन करते हैं सेम तरीका से इसमें भी ESV ओपन करते हैं। उसका जो थ्रोटल गवर्निंग, जो गवर्निंग सिस्टम है जैसे वर्क करता है सेम प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। यानी कि इस टाइप का टरबाइन को रोटेट करने से पहले सबसे पहले जो हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम देते हैं वो ऑयल का लुब्रिकेशन सिस्टम हेल्दी होना चाहिए, तभी आपका ये बारिंग एयर चालू होगा, ठीक है ना। जैसे कि हम लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए भी ऑलरेडी डिस्कस किए हैं और गवर्निंग सिस्टम के लिए ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, वो यहाँ पे हम लोग डिटेल से नहीं समझने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ उस दोनों वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि टरबाइन का लुब्रिकेशन सिस्टम कैसे होता है और गवर्निंग सिस्टम कैसे होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले इसका लुब्रिकेशन सिस्टम हेल्दी करके, और जो हमारा बूस्टर पंप है या BFP है इसमें भी कूलिंग का ज़रूरत पड़ता है। जैसे इसमें मैकेनिकल सील होता है, इसको कूल करने का बहुत ही ज़रूरी होता है। तो CP से पानी डायरेक्ट यहाँ पे आता है और इसको कूल करके फिर से कूलर से फिर निकल जाता है। तो इसका कूलिंग सिस्टम पहले वाटर साइड कूलिंग इधर देख लेंगे और इधर जो है हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम वगैरह हेल्दी कर लेंगे, तब फिर हम लोग क्या करते हैं इसका बारिंग गियर जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हमारा टरबाइन जो है वो बारिंग गियर में है तो हम लोग को अब क्या करना है, इसको रोल करना है। तो रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले हमारा यहाँ पे वैक्यूम होना चाहिए,
दूसरा हमारा स्टीम का जरूरत पड़ेगा। तो वैक्यूम से पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्लैंड सीलिंग करते हैं। तो इसमें भी ग्लैंड सीलिंग करेंगे। तो ग्लैंड सीलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सिलरी पीआरडीएस है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 स्टीम लाइन दिखाया है। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारा ऑक्सिलरी पीआरडीएस का लाइन है, और ये जो देख रहे हैं वो आईपी टरबाइन का एक्सट्रैक्शन है, और ये जो देख रहे हैं फ्रॉम सीआरएच है, यानी कि कोल्ड रीहीटर से आ रहा है। ठीक है, करवाने के लिए हम लोग 3 सोर्स से स्टीम ले सकते हैं। पहला हमारा ऑक्सिलरी पीआरडीएस, दूसरा हमारा आईपी टरबाइन का एक्सट्रैक्शन से ले सकते हैं, और तीसरा है हमारा सीआरएच यानी कि कोल्ड रीहीटर लाइन, यानी कि जो हमारा एचपी टरबाइन का जो एग्जॉस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीआरएच बोलते हैं। तो उस स्टीम से भी हम लोग इस टरबाइन को रोटेट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो ग्लैंड सीलिंग देते हैं वो कहाँ से लेते हैं, तो एपीआरडीएस जो होता है, ऑक्सिलरी पीआरडीएस जो होता है, उससे हम लोग एक टैप ले लेते हैं। और देखिए यहाँ पे एक हेडर है, इस हेडर से हमारा जो स्टीम है वो ग्लैंड के पास इसको दे देते हैं, दोनों साइड ग्लैंड के पास दे देते हैं, और ये क्या कर देता है, सील कर देता है। और इसका जो ग्लैंड सील करने के बाद इसका जो स्टीम जो निकलता है, यहाँ से जो स्टीम निकलेगा, इसको हम लोग कहाँ भेज देते हैं, तो एक ग्लैंड बैंड कंडेंसर में भेज देते हैं, या ग्लैंड सील कंडेंसर बोलते हैं, उसमें भेज देते हैं, जहाँ पे वो ये जो स्टीम है वो कूल होकर फिर से हम लोग उसको रीयूज कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसको सील कर देंगे तो अब इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करने का ज़रूरत पड़ता है। तो वैक्यूम हम लोग कहाँ से क्रिएट करें, तो देखिए ये जो है वो हमारा मेन टरबाइन का जो कंडेंसर है वो है, यानी कि हमारा कहीं मेन टरबाइन है उसका कंडेंसर यहाँ पे है। तो इस टरबाइन का जो एग्जॉस्ट है वो इसी कंडेंसर से कनेक्ट है। तो यहाँ पे इस कंडेंसर में हमारा ऑलरेडी वैक्यूम बना रहता है, क्योंकि हमारा अगर टरबाइन रोटेट कर रहा है, पावर प्लांट हमारा रोटेट कर रहा है, तो तभी जाके हमें इस TDVFP का जरूरत पड़ेगा। तो उस कंडीशन में तो हमारा ऑलरेडी कंडेंसर में वैक्यूम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा जो वैक्यूम है वो 0.930 है, 930 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इतना वैक्यूम लाएंगे, तो उसके लिए देखिए ये जो एग्जॉस्ट लाइन है इसी में हमारा 2 वाल्व दिया रहता है। ये एक हमारा बटरफ्लाई वाल्व रहता है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, एक बटरफ्लाई वाल्व रहता है, और एक हमारा IBV। ठीक है, IBV यानी कि इंटरमीडिएट बाईपास वाल्व है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमने ग्लैंड सीलिंग दे दिया, तो अब ये बाहर से एयर इसके अंदर इंग्रेस नहीं करेगा, जो भी एयर होगा वो इसी लाइन में जो होगा वही। तो हम लोग सबसे पहले ये जो बाईपास वाल्व है इसको हल्का सा क्रैक ओपन करते हैं। तो क्या होगा, अब यहाँ पे निगेटिव है तो इधर का जो एयर है उसको खींचना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा एक गेज रहता है, उस गेज में हम लोग देखते रहते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो प्रेशर है वैक्यूम यहाँ पे धीरे धीरे शो करना स्टार्ट करेगा। तो इसको इंचिंग में थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, और इसका कंडेंसर का जो वैक्यूम है उसको ज़्यादा ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा खोल देंगे तो क्या होगा, सडनली एयर खींचने की वजह से ये कंडेंसर का जो वैक्यूम है बहुत ड्रॉप करेगा, तो आपका जो प्लांट है वो ट्रिप भी हो सकता है। तो जब भी TDVFP लेते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो इसमें वैक्यूम को मेंटेन करना होता है। तो आप ये IBV को धीरे धीरे ओपन कीजिए, यहाँ पे वैक्यूम देखते रहिए, यहाँ पे भी देखते रहिए। जब यहाँ पे वैक्यूम नहीं ड्रॉप कर रहा है तो थोड़ा सा और ओपन कर दीजिए। तो एक कंडीशन आएगा कि यहाँ पे आपका जो वैक्यूम है वो जो यहाँ पे है वहाँ पे दोनों सेम हो जाएगा, यानी कि आप IBV को पूरा फुल ओपन कर दिए हैं और आपका वैक्यूम जो है वो मेंटेन हो गया है। तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बटरफ्लाई वाल्व है इसको फुली ओपन कर देते हैं, और जो प्रेशर है दोनों तरफ का यानी कि वैक्यूम प्रेशर है वो देखते रहेंगे, और फिर IBV बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या है, वैक्यूम जो है वो मेंटेन हो गया। मेन कंडेंसर से हम लोग कैसे वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट करते हैं ये इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये हो गया, यानी कि हमारा बारिंग गियर में है, ग्लैंड सीलिंग दे दिए, वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट कर दिए। अब हमें इसका रोलिंग करना है। तो रोलिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टीम हम लोग 3 जगह से दे सकते हैं, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो देखिए ये सब क्या है, ये NRV है कि कभी भी हमारा जो इधर से हमारा स्टीम इधर ना आए, वैसे ही इसमें भी NRV दिया रहता है, इसमें भी NRV दिया रहा है। मैंने दिखाया नहीं है कि जो स्टीम है वो दूसरे लाइन से इधर ना ही आएगा, ठीक है ना, ऐसा चीज़ इसमें दिया रहता है। तो मान लीजिए कि हमने PRDS स्टीम लिया, तो यहाँ से खोलेंगे तो हमारा सबसे पहले हमें क्या है, ये ESV मैंने दिखा रखा है शॉर्ट में, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो शॉर्ट में ही इसको हमने बनाया है। तो मान लीजिए ये ESV है। तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोल
ऑयल प्रेशर कैसे क्रिएट करते हैं वो तो हम लोग गवर्निंग सिस्टम जब देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो कंट्रोल ऑयल प्रेशर हम लोग ट्रिप ऑयल प्रेशर बिल्डअप करके जो भी है ESB हम लोग ओपन करते हैं, वो वीडियो देखेंगे ESB वाला तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ESB ओपन कर लिए, उसके बाद हमारा ये थ्रॉटल गवर्निंग है। थ्रॉटल गवर्निंग जो है इसको हम लोग इसको ओपन करेंगे तो हमारा जो स्टीम है धीरे धीरे इस टरबाइन के अंदर एंटर करेगा। तो एंटर करेगा तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो 500 RPM रेफरेंस में दे देते हैं। तो 500 RPM धीरे धीरे टरबाइन का बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या है, हमारा ये खुला है तो पानी जो है धीरे धीरे इधर आएगा और ये क्योंकि ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी रोटेट करेगा 500 RPM में, तो इधर जो है हमारा पानी निकलेगा और ये ARC वाल्व उस कंडीशन में हमारा फुली ओपन रहता है और इधर हमारा ये फुली क्लोज रहता है। ये क्या है, हमारा BFP का डिस्चार्ज वाल्व है जिसमें ये मेन है और ये इसका बाईपास है, ठीक है। तो हमारा ARC ओपन है, ये दोनों क्लोज है। तो अभी हमारा 500 RPM में टरबाइन रोटेट करने लगा। सारा पैरामीटर हम लोग देखेंगे, इसका भी वाइब्रेशन वगैरह देखेंगे कि रोलिंग के समय में कोई वाइब्रेशन वगैरह तो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसको यहाँ 5 to 10 मिनट होल्ड कर देंगे जिससे इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाए। और रोलिंग से पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टरबाइन का जितने भी ड्रेन है, केसिंग ड्रेन वगैरह है, खुला रहेगा क्योंकि जो भी मॉइस्चर वगैरह है, कंडेंसेट वगैरह है, वो हमें रिमूव करना जरूरी है। तो सिमिलरली सेम प्रोसीजर वही करेंगे जैसे हम लोग टरबाइन का रोलिंग करते हैं। तो टरबाइन रोलिंग के लिए भी हम लोग डिटेल से डिस्कस किए हैं, 2 पार्ट में वो वीडियो बना है, उसका भी लिंक दे दूंगा, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग बहुत ही शॉर्ट वे से निकल रहे हैं, ठीक है। 500 आ गया, फिर इसको हम लोग 1000 RPM दे देते हैं कुछ देर होल्ड करने के बाद, ठीक है। 1000 RPM देने के बाद फिर जब RPM रीच कर गया तो फिर कुछ होल्ड कर लेते हैं, फिर इसको 1500 दे देंगे RPM, फिर इतना RPM जाने के बाद इसको होल्ड करेंगे और सारा पैरामीटर देखेंगे, फिर 2000 RPM देंगे। उसके बाद हम लोग 2500 RPM दे देंगे। 2500 RPM देने के बाद क्या होता है कि ये जो RPM है, इस RPM में आपका ARC जो है वो फुली ओपन रहता है और टोटल पानी का जो सर्कुलेशन होता है वो ARC की मदद से होता है। लेकिन जैसे ही आप 2500 से ऊपर आप RPM करेंगे, 2800 RPM करेंगे, तो आपका जो ARC है वो उससे ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों वाल्व को धीरे धीरे ओपन करना है। सबसे पहले आप बाईपास खोल दीजिए, उसके बाद आप ये जो लाइन है MOV जो है, ये जो MOV है मेन MOV, उसको आप ओपन करेंगे तो पानी जो है आपका ये बॉयलर साइड जाने लगेगा। तो इस तरह से हमारा 2500 RPM जब टरबाइन का आ जाता है तो इस कंडीशन में हमारा फुल्ली ये क्या होता है, RC मोड में रहता है, यानी कि रिसर्कुलेशन मोड में रहता है। लेकिन जैसे ही इससे ऊपर स्पीड जाएंगे तो हमारा जो वाटर है वो बॉयलर की तरफ जाने लगेगा। तो आपको जितना बॉयलर में पानी का ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, स्टीम का सप्लाई देंगे। तो ये हमारा थ्रॉटल गवर्निंग जो है वो ओपन करेगा, या नोजल गवर्निंग भी हो सकता है, ओपन होगा और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, टरबाइन का स्पीड बढ़ेगा तो आपका BFP का भी स्पीड बढ़ेगा। सिमिलरली गियरबॉक्स की मदद से ये बूस्टर पंप का भी स्पीड बढ़ेगा। तो बूस्टर पंप इतना प्रेशर दे रहा था, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देगा, सक्शन प्रेशर बढ़ेगा, वैसे ही ये डिस्चार्ज करेगा। तो ये है, ये बहुत ही सिंपल सा था। उम्मीद करता हूँ टर्बो ड्रिवन BFP के बारे में आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक लाइन मैंने दिखा रखा है जो कि एग्जॉस्ट हुड का अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसको यहाँ पे स्प्रे लाइन दिया है। ये एग्जॉस्ट हुड स्प्रे है, तो ये CEP से पानी आता है, ये भी मैंने दिखा दिया है। CEP से जो पानी आएगा इस एग्जॉस्ट हुड टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ दिया रहता है। तो जैसे ही हमारा रोलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो हमारा जो भी ड्रेन वगैरह है उसको बंद कर लेते हैं। फर्दर हमारा जो स्टीम है वो आएगा, इसको रोटेट करेगा और स्टीम जो है कंडेंसर में यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से एडजस्ट होकर के कंडेंसर में कंडेंस हो जाएगा। तो इससे बहुत ही एनर्जी का सेविंग होता है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो इससे मैं एनर्जी सेविंग के बारे में भी डिस्कस करूँगा कि इसका एनर्जी सेविंग कितना करता है टर्बो ड्रिवन BFP, उसके लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका जो इंटरलॉक वगैरह क्या है, प्रोटेक्शन वगैरह क्या है, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।